इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में उतरेंगी सपना चौधरी। आज और कल इलाहाबाद हलके में करेंगी जनसभाएं। इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक जमकर बहा रहे पसीना। बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने पवन बेनीवाल के समर्थन में मांगे वोट। इनेलो नेता अभय चौटाला पर साधा निशाना। डीएपी खाद की कमी पर सीएम मनोहर लाल ने की समीक्षा बैठक। कालाबाजारी रोकने के दिए अधिकारियों को आदेश। किसान से की धैर्य बनाए रखने की अपील। मौसम में अचानक हुए बदलाव ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। बारिश से करनाल मंडी में खुले में रखा अनाज भीगा, लाखों रुपए का नुकसान। किन्नौर के सांगला में 3 ट्रैकर्स की मौत, 10 का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। रोहड़ू से सांगला घाटी के लिए ट्रैकिंग पर निकले थे 13 लोग। और टूट गया 29 साल का सिलसिला। पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में पहली बार हारा भारत। T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से दिमाग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इलाहाबाद उपचुनाव के सियासी रण के साथ करेंगे, जहां पर मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। उपचुनाव में अब प्रचार करते हुए नजर आएंगी सपना चौधरी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर सपना चौधरी प्रचार प्रसार करेंगी। आज और कल इलाहाबाद हलके में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो सपना चौधरी जो है यहाँ पर आएंगी और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, इनेलो अपने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ पर प्रचार करते हुए मैदान में उतारी है। तस्वीरें लगातार दिलचस्प यहाँ से सामने आ रही है। और अब सपना चौधरी भी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगी। भाजपा के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगी। भाजपा प्रत्याशी के लिए यहाँ पर लोगों से वोट की अपील करेंगी। आज और कल इलाहाबाद के हलके में प्रचार करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद उपचुनाव में जो है स्टार प्रचारक अपनी ताकत झोंक रहे हैं। और इसी कड़ी में अब सपना चौधरी भी प्रचार करती हुई नजर आएंगी। राम राम, नमस्कार। मैं हूं सपना चौधरी और मैं आ रही हूं इलाहाबाद इलेक्शन 25 और 26 तारीख को अपने बड़े भाई गोविंद कांडा जी को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भारी मतों में उनको विजय बनाएं। इलाहाबाद उपचुनाव में प्रचार के अंतिम सप्ताह में जो है यहाँ पर स्टार प्रचारक जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में यहाँ पर वोट की अपील की। बॉक्सर विजेंद्र ने गांव में जमाल में यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विजेंद्र ने अभय चौटाला पर जमकर निशाने साधे। विजेंद्र ने कहा कि जब दोबारा चुनाव लड़ना था तो आखिर इस्तीफा क्यों दिया। आज प्रचार करने आए हैं पवन बेनीवाल जी के। और मैं मानता हूं कि जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भैया जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो देश की सरकार है, उसको बदलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि दरख्वास्त लेके लोगों के पास आए हैं कि इस बार वो पवन बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएं। और लोगों के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना माहौल है काफ़ी पॉजिटिव है। लोगों की कहते हैं कि बदलाव का 100% उन्होंने मन बना लिया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मनोहर सरकार को फिर से घेरा है। सरकार की बाजरे की फसल को भावांतर योजना में शामिल करने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन और केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि मामला बिगड़ने से पहले बातचीत करने की भी सलाह दी। देखिए, जो ये भावांतर है ना, ये सब्जी फल वगैरह में तो काम दे सकता है क्योंकि वहां तो डेली भाव खुलते हैं। लेकिन जो एमएसपी निर्धारित हैं जिन फसलों पे, उसमें भावांतर का कोई लाभ किसान को नहीं मिलता। उसका लाभ मिलेगा तो फिर व्यापारी को ही मिलेगा। वो उसी हिसाब से 600 रुपये कम करके खरीदेगा।
तो इसलिए मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसको दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि एमएसपी पे भावांतर का जो फार्मूला सरकार का है वो कोई सही मायने में किसान को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। डीएपी खाद की कमी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि और पुलिस अधिकारी यहां पर शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी को रोकने के लिए तुरंत उड़न दस्ते का गठन किया जाए और किसानों से यहां पर मुख्यमंत्री ने धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। और खबर सोहना से है, जहां पर 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोस के ही एक 22 वर्षीय युवक ने हैवानियत की हदें पार कर दी। युवक मासूम को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी और शव को पास के खेतों में ही डाल दिया। मामले की सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सामने ही क्वार्टर है, खूब उठा बैठ भी अच्छी थी, लेकिन हाँ ये राजा दारू पीता था खूब जी। और आज संडे था तो इसका पापा काम पे चला गया, इसकी मम्मी चूड़ी लेने बाहर चली गई। लड़की घर पे अकेली थी, लेकिन लड़की की मम्मी आ गई थी बाद में और उन्हीं के सामने, लड़की की माँ के सामने ही चीज़ दिलाने के लिए लेके गया कि मैं भाभी से चीज़ दिला लाऊं। तो ऐसा कुछ शक नहीं था कि ये कहाँ ले जा रहा है, कहाँ रोज़ खिलाना जलाना रहता है। तो बोले ठीक है ले जाओ। जब वो मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा तक आया ही नहीं, 2 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते, मिली ही नहीं लड़की, ढूंढ रहे थे जगह जगह। फिर बाद में इनकी वाइफ का ही फोन गया दोबारा। तो मौसम में अचानक हुए बदलाव ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। करनाल में किसानों का मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ जो अनाज था वो पूरी तरह से भीग गया है। मंडी में धान से भरी हुई बोरियां भी पूरी तरह से बारिश के बाद वो भीगती हुई नजर आई, पानी में डूब गई, जिससे किसानों को खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों की फसल भीगने के कारण किसानों को उनकी फसल के सही दाम जो है अब वो नहीं मिल पाएंगे। दरअसल मंडी में शुरू से ही लिफ्टिंग की समस्या रही है, जिसका खामियाजा आज किसानों को फिर भुगतना पड़ा है। और ये पहली बार की तस्वीर नहीं है, अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती है और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की मेहनत किस तरीके से यहां पर पानी पानी हो गई। ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਉੱਕਾ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ का यही बेनती है जी, ਸਾਨੂੰ को जो थोड़ा बड़ा नहीं देते ना उन्होंने मर्जी है। बरसात के कारण काफ़ी नुकसान है। ये जीरी जितनी भीगने लगी हैं सारी, इसमें गुंडे चलेंगे, लेने वाला नहीं ले पाएगा इसको। हम भी परेशान है, लेने वाला भी परेशान है। ये गेट पास के रोड है, कल से रात की ट्रालियाँ खड़ी हैं सारी गेट पे। ये जितनी भीग रही हैं बरसात में भीग रही हैं, इसको कौन लेगा और कौन इसको खरीदेगा? कल से बंद है, 2 काम ये बंद नहीं होना चाहिए ना, ये चलना चाहिए काम। मांग तो ये है कि दाने तुल दें और अपना जिम्मेदार अपने घर जाकर अपनी कणक की बिजाई की तैयारी करें। और खबर हिमाचल से है। हिमाचल के किन्नौर में 3 ट्रैकर्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 13 ट्रैकर्स का दल रोहड़ू से किन्नौर से सांगला घाटी में ट्रैकिंग के लिए निकला था और बर्फबारी के बाद इनमें से 3 पर्यटकों की सांगला आते समय रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं पुलिस की क्यूआरटी टीम और आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। तीनों शवों को लाने के लिए आईटीबीपी के जवानों का एक दल मौके पर भेजा गया है। प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 10 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस दल को बरुआ कंडा भेजा गया है। और बात अब अगली खबर की करते हैं। खबर हिमाचल से ही है, जहां पर लाहौल और मनाली में सुबह से ही बर्फबारी का दौर यहां पर जारी रहा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी है। लाहौल घाटी का समूचा इलाका बर्फ की सफेद चादर से यहां पर ढक गया। घाटी के तापमान में भी यहां पर जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। घाटी की ऊंची चोटियों जैसे बारालाशला,
कुंजंगजोत, रोहतांग दर्रे में भी जबरदस्त तरीके से हिमपात हो रहा है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को बर्फबारी की संभावना जताई थी, जिसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। प्रशासन ने यहां पर यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी कर दी थी, जिसमें पर्यटकों और अन्य लोगों को ऊंचाई वाले जगहों पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। वहीं पर्यटन नगरी मनाली में भी मौसम ने करवट ले ली। अटल टनल, रोहतांग समेत आसपास के कई जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहां पर बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही घाटी में मौसम का मिजाज बदलने के बाद ठंड बढ़ गई है। बहुत सुंदर, मतलब बहुत एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसको, इतना सुंदर है। हम कल रात को आए थे यहाँ पे, कल रात को हम 5-6 बजे आए थे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्नोफॉल होगा। तो शाम को 8-9 बजे तक नहीं हुआ, लेकिन जहाँ हम रुके हुए हैं स्काई हिल्स होटल में हम रुके हुए हैं, तो उन्होंने बोला, वहाँ पर एक भाई था हमारी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं शाम में होगा। और शाम को 8-8:30 बजे बहुत हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। एंड आज सुबह से ही हम सुबह से उठे हुए हैं और सुबह से ही हम स्नोफॉल का आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। लोगों ने जिससे भी जो मदद मांगी वो मदद दी। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंटली कि यहाँ के रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बाकी जगह भी ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पर जितने कम टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा जगह, वो मैंने देखा नहीं है अभी। रोड बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लगा। बाकी हम सबको कहना चाहेंगे कि एक बार आपको कीलोंग जरूर आना चाहिए। ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लाहौल घाटी में पिछले रात से ही बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी का तापमान जो है काफ़ी नीचे चला गया है और लोग जो है इस समय ठंड में सिकुड़ जो ठिठुरने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो खेत है, खलियान है, और इसके साथ साथ जो दूसरे जो पेड़ पौधे हैं और पहाड़ है, ये सभी जो है बर्फ़ की मोटी जो चादर है, कम से कम 3 से 4 इंच तक जो है बर्फ़ लाहौल घाटी के जो मुख्यालय है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग में, यहाँ पर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा जो है घाटी के विभिन्न इलाकों में जो 4 से करीब 1 फुट तक जो बर्फ़ गिरने का जो है समाचार मिल रहा है। वहीं जो है बर्फबारी के चलते ज़िला प्रशासन ने भी 2 दिन पहले ही एहतियात के तौर पर जो है एडवाइजरी जारी की थी और लोगों को जो है विशेषकर पर्यटकों को अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं जो है लगातार बर्फबारी होने से जो लाहौल जो हिमाचल पथ परिवहन निगम की डिपो की बसें जो है कुल्लू मनाली की तरफ से जाती है और वहाँ से आती है, उन्हें जो है फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो रास्ता जो है फिसलन भरा हो गया है और इसके चलते जो है सिर्फ 4x4 जो वाहन हैं उन्हीं को जो है आने जाने की जो है फ़िलहाल जो है ज़िला प्रशासन ने परमिशन दे रखी है। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की करते हैं। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने जम्मू में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी किया है। इस जनसभा में शाह ने जम्मू कश्मीर के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, यहाँ विकास का योग शुरू हो चुका है। मैं जम्मू में आया हूँ, सबसे पहले ये कहने आया हूँ कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। सालों तक अन्याय झेला है आप, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। अमित शाह ने अपने संबोधन में धारा 370 हटाए जाने को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे वंचित लोगों को भी अधिकार मिलने लग गया है।
पहले मेरे सिख भाइयों को, खत्रियों को, महाजनों को भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था। जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे। वाल्मीकि भाई के अधिकार नहीं थे। मेरे गुर्जर भाइयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। मिलता था क्या? मिलता था। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाइयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं। कोई रोक नहीं सकता। धारा 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ का निवेश हो चुका है। साल 2022 से पहले यहां 51,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मोदी जी का कमाल है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है। मैं बताता हूं 51,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2022 के पहले आ जाएगा। 5 लाख जम्मू के युवाओं को इससे रोजगारी मिलने वाली। शाह ने कहा कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जम्मू कश्मीर पीएम मोदी के दिल में बसता है। देश में सबसे पहले 100% टीका किस राज्य का लग गया बताओ तो? बोलो, अरे जोर से बोलो। जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों। मोदी जी के दिल में 100% टीकाकरण हो चुका है और दूसरा टीका भी 50% से ज्यादा जनता का देने का काम हो चुका है। देखते 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 दूसरा टीका भी 100% हो गया। यहाँ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विकास को गति नहीं देने के लिए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं। मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ भाई। जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जारी आतंकवाद पर भी चिंता जताई। उन्होंने आतंकवाद खत्म करने का संकल्प भी दोहराया। 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत गर्दी पूर्णतया समाप्त हो। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के पहले दिन जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।